सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, ये वाक्य बोलते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश करी गई, वो भी कोर्ट के अंदर। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सबसे बड़े मुख्य न्यायाधीश के ऊपर ये जूता फेंका गया, या फिर ऐसी कोशिशें यहां पर करी गई। दरअसल एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर लगता है, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने के लिए कोई व्यक्ति आखिर क्यों मजबूर हुआ? डेफिनेटली अंदर से कुछ ना कुछ हिट हुआ होगा। जी हाँ, जरूर। दरअसल ये सीनियर एडवोकेट का मामला है, उनके द्वारा ऐसा जूता फेंकने की सीजीआई के ऊपर कोशिश करी गई। मामला ये था कि उनकी कुछ जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हुई थी बिकॉज ऑफ सीजीआई के एक स्टेटमेंट की वजह से। क्या था वो मामला, समझने की कोशिश करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एक व्यक्ति हैं या फिर अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो मुश्किल समय में अपने आप का जो संयम है वो किस तरह से बना के रखना है, वो आप सीजीआई से ज़रूर सीख सकते हैं। इस स्थिति में भी उन्होंने अपने आप को कूल एंड काम रखा और कार्यवाही को जारी रखा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा क्या मुद्दा है, क्या समस्या है, जानेंगे इसके बारे में। तो पूरा मामला जान सकते हैं। सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, ये दरअसल एक सीनियर एडवोकेट थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई गवाही उन पर जूता फेंकने की कोशिश करी। उनका जो प्रतिक्रिया है वो वाकई में बहुत शानदार यहां पर देखने को मिलेगी। रीजन वाई, क्यों, इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो पे बताया था किस तरह से। दरअसल ये खजुराहो टेम्पल का मामला है और विष्णु जी की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति थी वहां पर उससे जुड़ा हुआ था। वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं गई हुई थी और ये मांग करी थी कि जो हम देखेंगे जो मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं या फिर जब खिलजी के, औरंगजेब के समय के बारे में हम बात करें तो उस समय पर खजुराहो के जो टेम्पल से उनको क्षत विक्षत विकृत कर दिया गया था, जिसमें विष्णु जी की एक प्रतिमा है जिसका धड़ मतलब विक्षत है, जिसमें कुछ और भी जो समस्या हैं। अब उसी को रिवाइव करने की जो प्ली है वो गई थी। उसी समय पर जो सीजीआई में हमारे जो सीजीआई साहब हैं गवई जी, उनके द्वारा ये कहा गया था कि भाई ये न्यायपालिका का काम नहीं है, ये सरकार का काम है, आप एएसआई के पास जाओ, वो इसका सॉल्यूशन बताएंगे, आप हमारे पास मत आओ। या फिर उनके द्वारा एक ऐसी टिप्पणी करी गई जिससे ये व्यक्ति आहत हो गया। उनके द्वारा बोला गया कि अगर आप भगवान को इतना मानते हैं तो जाइए और अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो ये सब पुनरुद्धार का जो कार्यक्रम है उसको मैनेज करा देंगे। बस यही व्यक्ति को हर्ट करेगा। और न केवल उस व्यक्ति को, इस कमेंट को लेके सीजीआई साहब की सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा आलोचना भी हुई थी और जिसकी वजह से परिणाम स्वरूप अभी आप ऐसी एक्टिविटी यहां पर देख सकते हैं। तो ये था पूरा मामला दरअसल। तो हम देखेंगे ये घटना होती है और ये दरअसल जो व्यक्ति हैं उनका नाम है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं राकेश किशोर उनका नाम है। लगभग 70 वर्ष की आयु है इनकी और उनके द्वारा ये जो जूता फेंकने वाली घटना है, ये घटना हमें यहाँ पर देखने को मिली है। दरअसल ये पूरी कार्रवाई हो रही थी जब वकीलों की मेंशनिंग केसेस पर सुनवाई हो रही थी और ऐसी कोशिश उनके द्वारा करी गई। दरअसल जिस टाइम पे वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे तो उनके द्वारा एक जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बोला जा रहा था। वो स्टेटमेंट ये था कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। उनके पास एक कागज भी था और उस पेपर पर लिखा हुआ था कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये उनके पास एक जो पेपर था उसको यहाँ पर जब्त करा गया। तुरंत ही जो सिक्योरिटी वगैरह थी उन सब ने उनको बाहर ले जाया गया और इस घटना को वहीं पर टाल दिया। लेकिन जो शानदार चीज़ थी समझने वाली वो ये थी, इस टाइम पर जो सीजीआई साहब का जो उनका रिस्पॉन्ड था इस पूरी घटना के प्रति, उन्होंने कहा कि ऐसी बातें या फिर ये जो घटना है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट में जो ये हमले की कोशिश करने के बाद सीजीआई साहब के द्वारा बोला गया कि कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये चीज़ें मुझे इम्पैक्ट नहीं करेंगी, चलिए कार्रवाई को आगे करते हैं और कार्रवाई को फिर आगे यहाँ पर बढ़ाया गया। तो इस तरह से एक शानदार रिस्पॉन्स, यानी कि अगर कोई ऐसी अनवांटेड या फिर अनसर्टेन कोई अचानक से कोई ऐसी अगर कोई घटना होती है तो उसमें जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर एक उल्लेखनीय है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो एडवोकेट थे उनके ऊपर कुछ एक्शंस हुए यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से भी। लेकिन अब जो कुछ समस्या है कि अगर ऐसे अटैक्स जुडिशरी के ऊपर होते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में देश में या फिर जो जुडिशरी है उस पर क्या इंपैक्ट डालेंगे, उनको भी समझेंगे हम। यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं कि काउंसिल ने क्या कार्रवाई करी है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनकी जो वकालत करने की अनुमति है वो तात्कालिक प्रभाव से उसको सस्पेंड यहां पर कर दिया गया है। और ये जो एक्शन लिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, ये एडवोकेट एक्ट 1961 धारा 35 के तहत गंभीर अनुशासनहीनता का जो मामला है वो उनके ऊपर यहां पर लगाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई भी कैसी भी औपचारिक शिकायत नहीं दी गई है। ऑल्दो अगर इस मामले के बारे में बताएं तो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट
दरअसल उसको अपनी अवमानना के लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है और ऐसे मामले में वो दंड भी दे सकता है। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई ऐसा भी एक्शन नहीं लिया गया है। जो कार्यवाही करी गई है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सारी कार्यवाही करी गई है। पुलिस ने भी बाद में सारी चीजों को रिहा कर दिया और जूता वगैरह वो सारी चीजें भी रिटर्न कर दी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एडवोकेट थे उनको जो ये दरअसल पूरी तरह से जो न्यायपालिका है उसकी गरिमा के विपरीत है और यहां पर उनके ऊपर मामला बन सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पूरी तरह से। जैसा मैंने बताया कि ये क्यों हुआ सारा मामला, तो एमपी के अंदर बहुत सारे खजुराहो में जो जावरी मंदिर था उसके ऊपर पूरा मामला था और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्ली गई थी कि उस पूरी स्टैचू को, उस पूरी मूर्ति को, भगवान विष्णु की जो मूर्ति है कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे उनके द्वारा औरंगजेब के समय पे बात करें, हम अलाउद्दीन के समय पर बात करें तो मंदिरों को क्षत विक्षत करा गया था कि अब उनको रिवाइव करने की, उनका पुनरुद्धार करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजेआई साहब ने यह कहा था कि आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनके पास आपको जाना होगा इन सभी चीजों के लिए, वही इस बारे में काम कर सकती है, जुडिशरी का काम नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो सरकार है वही इस पर फैसला लेगी। साथ ही जो जैसा टिप्पणी उनके द्वारा करी गई थी कि जाके भगवान से ही आप प्रार्थना करिए, वही इस बारे में कुछ करेंगे। और इसके बाद आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हेट फैला और काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी सीजेआई साहब का हुआ। हालांकि उनकी तरफ से इस चीज़ का स्पष्टीकरण दिया गया और उन्होंने, आपने देख सकते हैं, उन्होंने सारी जो सोशल मीडियाज़ हैं वहाँ पर भी और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, उनके द्वारा बोला गया कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। मैंने ऐसा जो मेरा जो भी स्टेटमेंट था या फिर मेरी जो भी टिप्पणी थी उसको तोड़ मरोड़ के सोशल मीडिया पर पेश करने की यहाँ पर कोशिश करी गई। कई जगह ऐसे उनके जो जस्टिफिकेशंस हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं ना। अब ये एक घटना के बाद में आप इस पूरे एक्शंस को एक थोड़ा सा वाइडर एंगल में समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली, अभी देखो जो रिसेंट जो रिएक्शन आया है न्यायपालिका या फिर सीजेआई साहब का, वो भले ही ऐसी चीजें अभी कोई रिसेंट ऐसा उनका कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं देखने को मिल सकता, लेकिन हाँ जब भी कोई जज बैठा है उसके सामने अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो लॉन्ग टर्म में जरूर इंपैक्ट दिखाएगी। क्यों और कैसे, तो समझते हैं। जब भी कोई ऐसा मामला हुआ, मान लो जनहित का कोई व्यापक मुद्दा है या कोई धार्मिक मुद्दा है, अगर ऐसे मुद्दे पर कोई भी जो जज है वो सुनवाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं या फिर पब्लिक का प्रेशर है उसको वो कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका है वो रूल के बेसिस पर, वो संविधान के बेसिस पर, वो कानून के बेसिस पर अपने डिसीजन देती है। लेकिन अगर ऐसी सारी घटनाएं आएंगी तो कहीं ना कहीं वो जन भावना को ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं और रूल ऑफ लॉ के इतर भी जाके या फिर उसको कंसिडरेशन में ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ मुद्दे आ सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि यह मामला दिखाता है न्यायिक गरिमा और मर्यादा का उल्लंघन करने का, कि जो सुप्रीम कोर्ट के या फिर मैं कहूंगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर ऐसी घटना करना या फिर ऐसा जो एक्ट उनके ऊपर करना, यह कहीं ना कहीं न्यायपालिका की जो मर्यादा है जो उनका उल्लंघन करना, या सारी चीजें हो सकती हैं। और जो सरकार के द्वारा या फिर संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, उसके अधीन यहां पर सजा का भी प्रोविजन है। और यहां पर हम देखेंगे यहां पर जो अवमानना है वो भी आपराधिक अवमानना का मामला यहां पर बन सकता है। देन हम देखेंगे अधिवक्ता के द्वारा जो प्रोफेशनल दुराचार करा गया वो गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जिसकी वजह से उनका जो लाइसेंस है या फिर जो प्रैक्टिस है उसको यहां पर सस्पेंड करा गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। और जैसा मैंने बताया यहाँ पर एक बड़ा मामला बनता है न्यायिक स्वतंत्रता पर खतरा और डर या फिर दबाव का। जैसा मैंने बताया कि अगर कोई भी जज ऐसे किसी धार्मिक या फिर जो एक व्यापक सामाजिक मुद्दे की अगर वो सुनवाई कर रहे हैं तो वो उस सेंटिमेंट को ध्यान में रख सकते हैं, जिससे रूल ऑफ लॉ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज यहाँ पर हो सकता है। साथ ही साथ धार्मिक ध्रुवीकरण और साथ ही साथ गलत व्याख्या करना, ये भी एक, जैसा कि सीजेआई साहब के द्वारा जस्टिफिकेशन दिया गया कि उनका जो टिप्पणी थी, उनका जो स्टेटमेंट था, उसे तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश करी गई है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक जो नैरेटिव बिल्डिंग है या फिर चीजों को गलत तरीके से दिखाने की या फिर उनको पेश करने की जो प्रॉब्लम है, आप उसको भी यहां पे दे सकते हैं। साथ ही साथ एक इश्यू ये भी है, संस्थाओं पर जो सार्वजनिक विश्वास है ये इसकी कमी हो रही है। जब भी आप जानते हैं जब भी व्यक्ति कहीं किसी चीज से पीड़ित होता है तो वो केवल जुडिशरी का सहारा ही देखता है। और कई बार जब ऐसे संस्थानों की भी क्रेडिबिलिटी या फिर इनके अंदर आम जनमानस का भरोसा अगर कम होता है या फिर खत्म होता है तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए भी कहीं ना कहीं डेंजर एक हमें देखने को मिलेगा। और सिक्योरिटी गैप कोर्ट के अंदर तो हमें देखने को मिलेंगे कि अगर इस तरह से सीजीआई के साथ में ऐसी जो घटना करना कहीं ना कहीं एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं ना। अभी बात कर लेते हैं अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के बारे में। 19999 के अंदर 12 महीने के एक्सटेंशन के साथ आप इनको अवेल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको शुभ 50 कोड है, आप ये यूज कर सकते हैं।
जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। मेंस के लिए अलग से आप एक जो बैच है वो आप उसे अवेल कर सकते हैं। 27-28 के लिए और प्रीलिम्स और मेंस के लिए सारे बैचेस लाइव हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।